नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुषी गुप्ता, आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आप सभी का गैलेक्सी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो कि अभी तक हमने ब्लड रिलेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कशन कर लिया था। आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों ने सिलॉक का डिस्कशन किया था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। इसी तरह से ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट आपके साथ डिस्कस किया जा चुका था। आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को, कि किस तरह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके पेपर का पार्ट बनते हैं। ठीक है, सो आई होप आपने ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया होगा। ठीक है, और इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे जो आपका रिलेटेड वीडियो के कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लगा दी गई होगी। ठीक है, तो वहां से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आज के सेशन में मतलब 22 से 25 या 30 क्वेश्चन हैं और उन सभी का डिस्कशन किया जाएगा। जो क्वेश्चन एक आध बच जाएंगे उसको आप कमेंट बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और वहां से उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और आपको इसको बनाना है फटाफट से और बताना है कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो फटाफट से इसको ट्राई करिए और बनाइए और बताइए कि क्या रहेगा इसका सही जवाब। अक्सर देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, कोई बहुत हाई लेवल वो नहीं पूछ लेता कि आप बना ना पाओ या फिर आप कर ना पाओ। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करिए इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, मेरी जो क्लास होती है उसमें थोड़ा सा लेवल अप रहता है। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे और उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा लेवल हाई होगा। क्यों? उसका भी रीज़न है कि पहले आपको पता था प्रीलिम्स में आता था तो आप छोटे क्वेश्चन बनाते थे, अब यही टॉपिक मेंस में भी आएगा तो फिर इसको थोड़ा अच्छे लेवल तक पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। बोला गया B इज द फादर ऑफ Q। ठीक है, अब बना लो। B क्या है? फादर है। किसका फादर है? Q का फादर है। ठीक है, तो हमने ये Q बनाया। अच्छा, कुछ लोग इसको B फादर है Q का B और सीधे लाइन Q भी बनाते हैं, बट ये मैरिड कपल जरूर बना लीजिए। इससे क्या होता है ना कि फ्लो चार्ट अच्छा दिखने लगता है, और जब फ्लो चार्ट अच्छा दिखता है तो होता क्या है कि हमें चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, दिखने लगती हैं। ठीक है, इसलिए फ्लो चार्ट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, B इज द फादर ऑफ Q। B हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। B के 2 बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ 2 बच्चे बना दीजिए। आगे Q इज द ब्रदर ऑफ R। Q कहाँ, R कहाँ, पता नहीं। हाँ पता है, Q ये देखिए लिखा हुआ है, तो Q जो है वो R का भाई है, तो Q इज द ब्रदर ऑफ R हो गया। R इज द डॉटर ऑफ P। R बेटी है किसकी? P की। B की तो बेटी हो चुकी, P की भी बेटी हो गई। ठीक, आगे देखते हैं। A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P। A जो है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी? P की। एक बात बताओ, P का अगर ये वाला मतलब बच्चा मैरिड होगा, उसकी को डॉटर होगी A, तब भी ग्रैंड डॉटर लगी। और अगर P का ये वाला बच्चा मैरिड है और उसकी डॉटर हुई, तब भी वो ग्रैंड डॉटर लगी P की। आइए देखते हैं आगे। S इज द फादर ऑफ A। Q तो ऑलरेडी मेल है तो वो फादर हो नहीं सकता। S फादर है तो S को R से मैरिड कर दीजिए, S फादर हो गया किसका? A का। ठीक है, और A को बना दीजिए यहाँ पे, और इसी के साथ साथ ये लाइन जोड़ दीजिए कि A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P। तो A ग्रैंड डॉटर हो गई किसकी? P की। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। पूछा गया हाउ S रिलेटेड टू Q। S Q का क्या लगा? तो S Q का क्या लगा? S Q का ब्रदर इन लॉ लगा। दैट इज ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फटाफट से आपको इसको बनाना है और बताना है कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए फटाफट से बनाइए और बताइए कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हाँ, इसके बाद जो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन रखे हैं
वो मैंने इसलिए रखे कि एसएससी का पार्ट बनेंगे मेंस में, ठीक है। बोला गया पी इज द फादर ऑफ आर। अच्छा, पी पिता है किसका? आर का, बना दीजिए, ठीक। आगे क्या बोला? बट आर इज नॉट हिज सन, आर उसका बेटा नहीं है। अब लोगों को लगता है कि ये गड़बड़ लिखा है, जी नहीं, पी आर का पिता है, ये बात सही है, और आर उसका बेटा नहीं है, तो कोई बात नहीं। क्या बेटी नहीं हो सकती? हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टी इज द डॉटर ऑफ आर, ठीक, टी डॉटर है किसकी? आर की। चलिए आगे देखते हैं। फिर इन्होंने बोला यू इज द स्पाउस ऑफ पी, ठीक है, यू स्पाउस हो गया पी का। आगे देखते हैं। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है, क्यू ब्रदर हो गया किसका? आर का, ठीक है। एस इज द सन ऑफ क्यू, एस जो है वो बेटा हो गया किसका? क्यू का, ठीक। वी इज द स्पाउस ऑफ क्यू, क्यू का स्पाउस कौन हो गया? वी हो गया, ठीक है। आगे W इज द फादर ऑफ वी, वी के पिता कौन? W, ठीक है, W इज द फादर ऑफ वी। ये बन गया आपका फैमिली ट्री बहुत इजीली। आप पढ़ते हैं। बोला गया हु इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एस, एस के मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब दादा या नाना, लेकिन मैटरनल लगना मतलब मम्मी के पापा, तो वो क्या हुए? नाना जी हुए। तो एस के नाना कौन? तो एस के नाना की बात करें तो एस के नाना कौन हो जाएंगे? W हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो गया। ऑप्शन नंबर ए W, ठीक है। तो एस के नाना कौन हुए? W हुए, ठीक है। चल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हाउ एल रिलेटेड टू टी नीचे पूछा है, ऊपर क्वेश्चन दिया है। फटाफट से पहले हम बनाएंगे फैमिली ट्री और उसके बाद देखेंगे कि क्या सवाल पूछा गया है, ठीक है। चलिए आपको दिए मैंने 30 to 45 सेकेंड्स, फटाफट से इसको बनाइए और बताइए कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। देखिए बन जाएगा, आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से बनेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। जे इज द सिस्टर ऑफ टी, ठीक है, बनाते हैं। जे बहन है, किसकी बहन है? टी की बहन है, ठीक। टी इज मैरिड टू डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टी को डी से मैरिड कर दो। डी इज फादर ऑफ आर, अगर डी पिता हो गया तो टी माता हो गई किसके? आर, ठीक। आगे M इज द सन ऑफ H, ना H का पता ना M का पता, छोड़ दीजिए। T इज द मदर इन लॉ ऑफ H, अच्छा T जो है वो सासू माँ है किसकी? H की। इसका मतलब है कि यहाँ पे H रख दो और T H की सास हो गई। इसी तरह से जो M है वो सन है किसका? H का, ठीक। आगे देखते हैं। D has only one son and no daughter, D का केवल एक ही बेटा है, कोई बेटी नहीं है, ठीक। J is married to B, J की शादी किससे हुई? B से हुई, ठीक है। L is the daughter of B, L बेटी हो गई किसकी? B की। बहुत इजीली बन गया, देखिए कुछ नहीं करना, जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा पढ़िए और वैसा वैसा बना दीजिए, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका पहला सवाल, हाउ एल रिलेटेड टू टी, एल टी के क्या लगी? तो बताइए एल रिलेटेड टू टी, तो एल टी की क्या लगी? नीस लगी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि एल जो है वो बेटी किसकी है? वो बेटी है जे की, तो नीस होगी किसकी? टी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 ने। हाउ एम रिलेटेड टू डी, एम डी से कैसे संबंधित है? तो एम आर का बेटा है तो डी का ग्रैंड सन होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इसी पे डिपेंड करता है, आइए देख लेते हैं।
बोला गया हाउ जे रिलेटेड टू आर, ठीक है, हाउ जे रिलेटेड टू आर, ठीक है। यहाँ पे चाची है, मामी है, और इसको एक और ऑप्शन बना लीजिए, मौसी, ठीक। चलिए, हाउ जे रिलेटेड टू आर, जे आर से कैसे संबंधित है, तो जे आर की क्या लगी, जे आर की आंट लगी, यानी मौसी लगी, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं और बहन का बच्चा है, ठीक है। तो बहन का बच्चा है, इसका मतलब कि जब दोनों बहनें हो गई तो मासी लगी, ठीक, दैट इज आंट। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। फटाफट से इसको बनाइए और बताइए कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए, फटाफट से इसको बनाइए और बताइए कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। आइए डिस्कस करते हैं। 8% A, B, C, D, E, F, G and H belong to a family of a 3 generation with 3 married couple, ठीक है। 3 जनरेशन है, ठीक, और 3 मैरिड है। देखिए, क्वेश्चन में एक लाइन ही ऐसी है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बाकी कोई भी लाइन कॉम्प्लिकेट नहीं होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। बोला गया आपसे B इज मैरिड टू D, B पता नहीं, D पता नहीं, छोड़ दीजिए। H's फादर इज ओनली सन ऑफ E, इसको पढ़ना है। H's फादर मतलब H के फादर, ठीक है। H's फादर H के फादर इज द ओनली सन ऑफ E, तो H के पिता E के इकलौते बेटे हैं। भाई यही तो मतलब हुआ कि H's फादर इज ओनली सन ऑफ E, तो H के पिता E के इकलौते बेटे हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बोला गया E इज द ओनली ब्रदर ऑफ A, E इज द ओनली ब्रदर ऑफ A, ई इकलौता भाई हो गया किसका, ए का, ठीक। आगे पढ़ते हैं। फिर बोला गया एज वाइफ हैज 1 डॉटर, ए की वाइफ मतलब ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, ए के हस्बैंड की एक ही डॉटर है, ठीक, ये बन गई। एफ इज नॉट द मदर ऑफ सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ इज नॉट मैरिड टू ई, एफ जो है वो ई से मैरिड नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। टोटल देखिए पहले लोग कितने, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 7 का स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है, बन गया है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन्होंने एक चीज बोली थी 3 जनरेशन 3 मैरिड, 3 जनरेशन हो गए, 3 मैरिड कर दीजिए, ठीक। अब पढ़िए, इन्होंने कहा कि एफ ई से मैरिड नहीं है, मतलब एफ यहाँ पे नहीं आएगा। फिर इन्होंने कहा कि एफ इज मदर ऑफ सी, एफ जो है वो सी की माँ है, ठीक है। तो एफ जो है वो सी की माँ है, यहाँ भी आ सकता है। एफ जो है यही आएगा, एफ जो है वो किसकी माँ है, सी की माँ है। रीजन एफ यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है। एफ यहाँ पे आएगा तो सी बढ़ाना पड़ेगा, 8 लोगों से ज्यादा हो नहीं सकता। H इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ G, H ग्रैंड डॉटर है किसकी, G की, ठीक है। G और B फीमेल है, फीमेल की जगह यही बचती है, ठीक। अब कोई और बचा, A हो गया, B हो गया, C हो गया, कौन बचा, हमारा D बचा। आप D को रख दीजिए और इसी के साथ फैमिली ट्री हो गई कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके सवालों पे चलते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल, फटाफट से बताइए क्या रहेगा आंसर। हाउ ई रिलेटेड टू सी, ई रिलेटेड टू सी, तो ई सी के क्या लगे, अंकल लगे, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपसे पूछा गया ई सी के क्या लगे, तो ई ए के भाई है तो सी के अंकल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
आपको बताना है 7 का राइट आंसर क्या रहेगा। आइए देखते हैं। हाउ जी रिलेटेड टू बी, जी बी के कौन है, तो जी रिलेटेड टू बी, जी डी की माँ है तो इनकी सासू माँ होंगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मदर इन लॉ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाउ एफ रिलेटेड टू ई, एफ ई की क्या लगी, तो देखिए एफ रिलेटेड टू ई, तो एफ इसकी सिस्टर इन लॉ लगी, क्यों, क्योंकि इनकी वाइफ है तो इनकी सिस्टर इन लॉ होंगी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों भाई है, भाई की वाइफ भाभी लगी। ठीक, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बनाइए और बताइए कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आपको दिए गए 30 सेकेंड्स, फटाफट से इसको बना लीजिए और जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए फटाफट से बनाइए और बताइए। चलिए देखिए बन जाएगा, सवाल इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट द थिंग कि आप बनाते कैसे निर्भर इस पे करेगा। ठीक, चलिए कौन सा सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है जहां तक। ठीक है, आइए करते हैं इसको डिस्कस। बोला गया 8 मेंबर हैं MNOPQRST हु बिलोंग्स टू अ फैमिली हैविंग 3 जनरेशन। ठीक है, 8 मेंबर हैं, 3 जनरेशन है। N and P आर सिबलिंग्स, आप चाहें तो यहीं से बना सकते हैं और ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। सिबलिंग्स है, लेकिन ये नहीं कहा भाई भाई है, बहन बहन है या फिर भाई बहन है। ठीक है, आगे P इज द ओनली डॉटर ऑफ T, P इकलौती डॉटर है T की, मतलब ये बेटा हो गया। बोलिए सही है। देखिए ब्लड रिलेशन की एक खूबसूरती होती है कि जो भी वो कहे उससे निकालिए, हिडन डाटा निकालिए। ठीक है, चलिए P और N सिबलिंग हो गए, P इकलौती बेटी हो गई T की, इसका मतलब है N बेटा हो गया। लगा है एंड, शी इज अनमैरिड, तो ये जो एंड लगा है ये फर्स्ट पर्सन के लिए लगा है और फर्स्ट पर्सन है P, तो P जो है वो अनमैरिड है, मतलब P की शादी नहीं हुई है। ठीक है, आगे O इज द ग्रैंड सन ऑफ Q, तो सीधी सी बात है भाई ये मैरिड है नहीं, इसको मैरिड बनाओ, O को ग्रैंड सन बनाओ, किसका बनाओ, Q का बनाओ। ठीक, तभी तो 3 जनरेशन कहलाएगी। ठीक है, T इज द फादर इन लॉ ऑफ S, T ससुर जी है किसके, S के। ठीक है, इनको ससुर जी बना दो, इनको सास बना दो, इसको S बना दो। 3 2 5 और 1 6, 6 लोग हो गए, 3 जनरेशन हो गई, 2 लोग बचे। R इज द सन ऑफ M, ठीक है, R जो है वो बेटा है M का और M जो है वो हस्बैंड है Q का। देखिए यही गड़बड़ हुई, इस Q को हम यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर उसको रख कैसे सकते हैं। आइए देखते हैं। इन्होंने बोला O जो है वो ग्रैंड सन है Q का। ठीक है, हमने O को ग्रैंड सन बना दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई। फिर इन्होंने कहा कि R इज द ब्रदर ऑफ S, लास्ट में दिया है R जो है वो भाई है किसका, S का। ठीक है, और R इज द सन ऑफ M, ठीक है, R बेटा है किसका, M का। ठीक है, और इसको मैरिड कर दीजिए Q से, तो M हस्बैंड हो गया किसका, Q का। ठीक है, अब देखिए R फादर इन लॉ तो था ही, अब इसके अकॉर्डिंग O इज द ग्रैंड सन ऑफ Q, तो भाई O तब भी तो Q का ग्रैंड सन हुआ, भले ये मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से भी बन जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आई होप समझ आ गया होगा। फिर देख लीजिए, एन और पी सिबलिंग थे तो एन पी सिबलिंग हो गए, पी इकलौती डॉटर थी तो पी इकलौती डॉटर और ये बेटा हो गया। फिर इन्होंने कहा कि ओ इज द ग्रैंडसन ऑफ क्यू, तो ओ जो है वो ग्रैंडसन तब बनेगा जब ये मैरिड हो जाएगा, ओ ग्रैंडसन हो गया, ये क्यू हो गया। फिर इन्होंने कहा कि टी ससुर जी है तो ससुर जी है, इसका मतलब है कि पी अनमैरिड है तो अनमैरिड होगा, टी को बनाया ससुर और एस को बनाया बहू। ठीक, आर इज द सन ऑफ एम हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, आर एम का बेटा है और एम क्यू का हस्बैंड है। ठीक, आर है कौन, तो आर एस का भाई। ठीक है, इसी के साथ फैमिली ट्री हमारी कंप्लीट हुई। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ एन रिलेटेड टू ओ, एन ओ के क्या है, तो एन ओ के पिता है, दैट इज फादर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से आपको बताना है 10 का राइट आंसर। Who among the following is the maternal grandfather of O? O के maternal grandfather मतलब O के नाना जी, तो O के maternal grandfather मतलब M. So the right answer of this particular question is option number B, that is M is the right answer. ठीक है, चलो move on to the next. क्वेश्चन नंबर 11, चलो जल्दी से बताओ क्या रहेगा इसका राइट आंसर। हाउ एस रिलेटेड टू टी, कहाँ है एस कहाँ है टी, ये है एस ये है टी, अगर टी एस के ससुर जी है तो एस टी की क्या है, बहू है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डॉटर इन लॉ इज द राइट आंसर। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको सभी सवाल समझ आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको बनाइए और बताइए कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलो जल्दी से बनाओ और बताओ कि क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए देखते हैं। बोला गया कि 7 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एक फैमिली में, और 2 मैरिड कपल है, 3 जनरेशन है। ठीक है, 7 लोग हैं, 2 मैरिड कपल है और 3 जनरेशन है। फाइन। बोला गया क्यू इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू ससुर जी हैं किसके, टी के, इसका मतलब है क्यू का कोई बच्चा रहा होगा जो टी से मैरिड होगा, तभी क्यू ससुर जी बनेंगे। बोलिए समझ आता है। ठीक, आगे एस इज द नेफ्यू ऑफ टी, हालांकि पी इज द मदर ऑफ आर भी है, उसको थोड़ा स्किप कर दीजिए, आगे पढ़िए। एस जो है वो टी का नेफ्यू है, टी का नेफ्यू एस कब कहलाएगा, जब यहाँ पे कोई होगा वो मैरिड होगा और उसका बच्चा एस होगा। ठीक है, तभी एस नेफ्यू कहलाएगा टी का। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। फिर से देख लीजिए, क्यू इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, तो क्यू जो है वो ससुर जी हैं टी के, तो क्यू का कोई बच्चा है वो टी से मैरिड है। फिर कहा गया एस इज द नेफ्यू ऑफ टी, एस जो है वो नेफ्यू है किसका, टी का, तो टी का नेफ्यू एस तभी कहलाएगा जब इसका कोई भाई या बहन होगा, उसका चाइल्ड एस होगा। ठीक, आगे वी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, टी का ब्रदर इन लॉ कौन, टी का ब्रदर इन लॉ वी, तो टी का ब्रदर इन लॉ यहाँ रख दीजिए वी। ठीक, तो वी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। यू इज द मदर ऑफ एस, यू माँ हो गई किसकी, एस की, तो यू इज द मदर ऑफ एस। ठीक, आगे P इज द मदर ऑफ आर, देखिए 2 2 4 2 6 1 7 हो गए, P इज द मदर ऑफ आर, P ऊपर आर नीचे भी हो सकता है और वही होगा और कोई रीजन है ही नहीं। आर इज द नीस ऑफ यू, यहां रखिए आर। ठीक, और आर कौन हो गई, नीस हो गई किसकी,
यू की, ठीक, और पी माँ हो गई किसकी, आर की। बन गया फैमिली ट्री। अब आप कहोगे मैम ये तो 8 लोग हो गए। जी नहीं, ये 7 लोग ही हैं। देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। अब आप कहोगे मैम क्यू के बगल वाली स्पेस क्यों छोड़ दी? वो इसलिए छोड़ दी क्योंकि क्यू का स्पाउस गिवन ही नहीं था, ठीक है, जगह छोड़ दी है ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए, तो ये कंप्लीट फैमिली ट्री बन गया। ये देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। Who among the following is the father of R? R के पिता कौन? तो R के पिता हैं T. So the right answer of this particular question is option number C. ठीक, next. Question number 13. Who among the following are the children of Q? Q के बच्चे कौन है? तो Q के बच्चे V और P है. That is option number C is the right answer of this particular question. ठीक, चलो। How you related to Q? आपको बताना है कि U Q के क्या लगे, ठीक है। तो U Q की बहू लगी, that is daughter in law लगी। So the right answer of this particular question is option number A. क्यों? क्योंकि क्यू का बेटा कौन था? वी था, ठीक। तो यू कौन लगी? बहू लगी। देख लीजिए 7 लोग, 2 मैरिड, 3 जनरेशन, साफ साफ बना हुआ है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फटाफट से इसको बनाइए और बताइए कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए, आपको जल्दी से बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलिए, देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे तोड़ के टुकड़ों में बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक। चलो फटाफट से बताओ। कहीं से बना लो, सबसे बन जाएगा, कोई दिक्कत कहीं पे आएगी नहीं। चलो, A family consists of 8 member, A से लेके H, fine. B is the son of C. B is the son of C. कोई दिक्कत नहीं। But C is not the mother of B. C mother नहीं है, C father है, ठीक। आगे, A and C are married couple. कोई दिक्कत नहीं है, A C married couple. E is the brother of C. कोई दिक्कत नहीं है, E brother है। इतना अभी कोई दिक्कत हुई नहीं है। आगे, D is the daughter of A and F is the brother of A, ठीक है। D is the daughter of A and F is the brother of A, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, बन गया ना? कोई समस्या किसी को किसी प्रकार की नहीं। आगे, G is the father in law of A. A के ससुर कौन? G। तो भाई यहां बनाइए G को, और ये ससुर जी हो जाएंगे किसके? A के, ठीक है। आगे, B is the grandson of H. अच्छा, ओके फाइन। 3 2 5 6 7 लोग हो गए, 8 लोग बनाने हैं। तो B किसके बारे में बोला गया? G के बारे में बोला गया, तो हो गया B is the grandson of H. अच्छा, तो G को H से मैरिड कर दीजिए, बन गया B ग्रैंडसन। G is a married man. G is a married man, जी बिल्कुल। और 2 2 4 2 6 और 2 8 लोग बन गए, और इसी के साथ फैमिली ट्री हो गया कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। हाउ H रिलेटेड टू A? कहाँ है H, कहाँ है A? ये रहा H और ये रहा A। तो सीधी सी बात है, H C की माँ है,
तो ए की क्या होगी, सास होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मदर इन लॉ इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डी रिलेटेड टू एफ, कहाँ है डी, कहाँ है एफ, डी रिलेटेड टू एफ। तो डी जब सी और ए की बेटी है तो एफ की क्या लगेगी, नीस लगेगी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। चलिए 16 तक ही था, फटाफट से इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा। चलिए सो समय है आपके पास, फटाफट से बनाइए और बताइए कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस डिपेंड करता है कि आप बनाते कैसे। चलो जल्दी से बनाओ और बताओ। आइए डिस्कस करते हैं। 8 लोग हैं, ठीक है, 3 जनरेशन है, ठीक है, 3 मैरिड कपल, यहां तक लिखते हैं। 8 जनरेशन, 3 मैरिड, और क्या चीज थी, 3 जनरेशन। इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा, इसमें है कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी। Each of the person in the first and second generation is married and has at least one child. पहली और दूसरी जनरेशन के लोग मैरिड हैं और उनके कम से कम एक बच्चा है। ठीक है, चलो A is the grandfather of G and H. A ग्रैंडफादर है किसका, G और H का। ठीक, अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, G और H को यहां बना देंगे। ठीक है, वो तो तब होगा ना जब इस जनरेशन में केवल एक ही मैरिड है। अगर इस जनरेशन में कोई और भी मैरिड हुआ तो सेकेंड जनरेशन में जितने मैरिड होंगे उनके कम से कम एक बच्चा होगा, और फर्स्ट जनरेशन में भी जो लोग मैरिड हैं उनका कम से कम एक चाइल्ड होगा। ठीक, तो अभी जी और एच को नहीं बनाते हैं। आगे इन्होंने बोला एच इज द नीस ऑफ डी। ये बन सकता है जब एच को यहाँ बनाओगे, इसको नीस बनाओगे, मतलब यहाँ पे डी होगा। ठीक है, और तभी यहाँ पे एच जो है वो डी की नीस लगेगी। अब सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। ए ग्रैंडफादर था, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, एच को बना दिया। ठीक, फिर एच नीस है तो मैंने नीस बनाया, यहाँ डी को बना दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कितने लोग थे, 8, 2 2 4 2 6 7 लोग हो गए, 8वां बच्चा है अभी। 3 जनरेशन, 1 2 3 हो गई। ठीक, पहली और दूसरी जनरेशन में जो लोग मैरिड हैं उनके कम से कम एक चाइल्ड होगा। ठीक है, तो ईच ऑफ द पर्सन इन द फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन इज मैरिड। ये भी मैरिड, ये भी मैरिड, और इनका भी एक चाइल्ड होगा। ये बात समझ आती है। और ए के इन्होंने क्या बोला था, ग्रैंडफादर है जी और एच के, तो ये जी होगा और ये एच होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। ठीक है, सी सिस्टर इन लॉ है किसकी, ई की। ई हु इज द डॉटर ऑफ बी। ई जो है वो बेटी है बी की। यहाँ पे ई रख दो, ई को बेटी रख दो, किसकी रख दो, बी की रख दो। ठीक है, और सी को सिस्टर इन लॉ रख दो, इसको रख दो, इसको मेल कर दो। ठीक, आगे एफ इज द सन इन लॉ ऑफ ए। एफ इज द सन इन लॉ ऑफ ए। ए हु इज द, हु किसके लिए, ए के लिए। ए फादर हो गया डी का। ठीक, सी हैज नो सिबलिंग। जी हाँ, सी के कोई सिबलिंग नहीं है, इसीलिए मैंने ई को यहाँ रखा था। आगे जी इज अ मेल मेंबर। जी इज अ
मेल मेंबर। आई होप आपका भी यही बन रहा होगा, ठीक है, जो हमारा बना। आगे देखते हैं, ये बन गया, इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ एच रिलेटेड टू बी, कहाँ है एच, कहाँ है बी, एच रिलेटेड टू बी, ग्रैंड डॉटर कहलाएगी ये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ ई रिलेटेड टू डी, हाउ ई रिलेटेड टू डी, कहाँ है ई, तो ई डी की क्या लगी, बहन लगी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे फटाफट से बनाइए और बताइए, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ जी, जी की ग्रैंड मदर कौन, तो जी की ग्रैंड मदर बी होगी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी, ठीक। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बना लो, इजी है, बहुत आसान है, ये बन जाएगा। चलो इसको बनाओ जल्दी से, ये बन जाएगा। देखिए 7 लोग हैं, एक फैमिली में 3 जनरेशन, 3 मैरिड। क्यू इज द ओनली चाइल्ड ऑफ यू एंड वी, यू और वी का इकलौता चाइल्ड है कौन, क्यू। ना क्यू का जेंडर पता, ना यू का पता, ना पी का पता, ना वी का पता। आर एंड वी आर सन्स ऑफ टी, आर और वी सन है किसके, टी के, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ो, P is married to R, check। Q and T are the male members, Q को मेल, T को मेल, ठीक है। आगे T is married, ठीक है, T मैरिड है, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 4 2 6 1 7 लोग हो गए, यहाँ पे S रख दीजिए, ऐसे ही बचा है, ठीक। और ये रहा आपका डायग्राम जो बन गया, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ आर रिलेटेड टू क्यू, आर क्यू से कैसे संबंधित है, तो आर इसके क्या लगे, अंकल लगे। और कैसे अंकल लगे, पैटर्नल अंकल लगे, क्योंकि पापा के भाई हैं, ठीक है, पैटर्नल अंकल। तो हाउ आर रिलेटेड टू क्यू, तो आर जो है वो पैटर्नल अंकल हुए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द मदर इन लॉ ऑफ यू, यू की मदर इन लॉ, तो यू के फादर इन लॉ हो गए टी और यू की मदर इन लॉ हो गई एस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ बी इज द चाइल्ड ऑफ पी, अगर बी चाइल्ड हो जाए पी का, तो बना लो, चाइल्ड है, सन और डॉटर नहीं है, चाइल्ड हो जाए पी का, देन हाउ वी रिलेटेड टू बी, तो वी बी के क्या लगे, तो वी भी बी के अंकल लगे। अब पैटर्नल जैसा ऑप्शन दिया नहीं है, तो अंकल इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन, यहीं तक था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। इसके बाद अगर हम देखें तो 1-2 क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है, तो उन्हें बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक का कर लिया है मैंने डिस्कशन। इसके बाद 25 से 26 क्वेश्चन है आपके पीडीएफ में, फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब 25 या 26 तक ही है,
तो 2 सेट आपके होमवर्क में है और आई होप आप, मतलब मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप इस होमवर्क को करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये पीडीएफ कमेंट सेक्शन में लग जाएगी, इसको सॉल्व करिएगा, बनाइएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, ठीक है। सो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।